तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने आज के अतिथि रिसोर्स पर्सन श्री बंकिम श्रेष्ठ जी। सर प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेसिकली जो जिम्मेदारी दी है आपने मेरे को अपने भाइयों को मतलब बताने के लिए, आई विल जस्ट थिंक हाउ फार आई विल बी एबल टू जस्ट सेटिस्फाई देम, क्योंकि जो समस्या है वो बड़ी अजीब और गरीब है। फेयर ट्रायल विद इन दी पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत, संविधान के दायरे में फेयर ट्रायल ये संभव है या नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा सवाल है कि ये कम से कम 300 साल की हिस्ट्री को अपने साथ में लेके चल रहा है। मैं इसके कुछ पॉइंट बताऊंगा, और उसमें सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली हम बोल किसको सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड precedents to which a state or organization is acknowledged to be governed। मतलब मोटे मोटे तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे नियम, कानून, कायदे जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट या कोई भी एक समूह हो जो गाइड होने की व्यवस्था करे और जिसमें परमानेंसी हो, इसको मोटे मोटे तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था हिंदुस्तान का, उसकी पोजीशन क्या है। तो मैं बहुत मोटे मोटे तौर पे बताता हूं। 1946 में संविधान जो है, संविधान निर्मात्री सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो बनी और उसमें मेंबर्स जो थे उन्होंने अपने डिस्कशन शुरू किए और 49 एंड में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स हुई जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। 1617 पेज का डॉक्यूमेंट है। और एक चीज जाहिर है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स थी, ये उसमें लार्जली, जिसमें 90% वो लोग शामिल थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे और जिसमें लोगों को 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल आजीवन कारावास हुई थी। तो उन लोगों ने बेसिकली जो लॉ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है, किस तरह से लागू होता है या नहीं होता है, और अगर लागू होता है तो किस तरीके से होता है और क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत तरीके से विचार किया। तो एक मोटा मोटा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बनाया गया और 50s में, 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के जो लोग हैं उनको दे दिया गया। अब इसमें जैसे हम लोग कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, इसके बहुत सारे प्रोविजन हैं, मगर इसकी जो मूल जो प्रोविजन है जिसके ऊपर आदमी के अधिकार टिके हुए हैं, आम आदमी के अधिकार टिके हुए हैं, वो है आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 जो है उसको मैं स्टेट बताता हूँ, मगर उसको डिफाइन किए हुए लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब ये है कि लॉ जो है हर एक आदमी के बीच में समान तौर पे लागू किया जाएगा। और इसका दूसरा बिल्कुल वेल डिफाइंड मतलब जो है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाऊं तो उसका ये है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ
और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब सवाल क्या आता है कि अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हम बात करें तो ये अप्लाई कैसे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया कि हर आदमी का समान अधिकार होगा, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। तो इसमें एक आर्टिकल 14 से पहले एक है आर्टिकल 13 और वो ये कहता है आर्टिकल 13 कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसकी डेफिनेशन है ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency shall be void। जिसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट जो आदमी को दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी भावना के विरुद्ध है, उसकी भावना के खिलाफ है, तो वो अल्ट्रा वायर होगा, गैर कानूनी होगा। मतलब कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा वो लागू नहीं किया जाएगा और उससे प्रोटेक्शन होगा। और फंडामेंटल राइट जो है वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, अब आर्टिकल 19 जो है वो मतलब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उससे फायदा नहीं होने वाला। जैसे डॉक्टर साहब ने आर्टिकल 21 की बात करी, मैं इसमें खाली इतना ऐड करूंगा कि आर्टिकल 21 है, उसकी डेफिनेशन है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बजाय उसकी जिंदगी से और लाइफ से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 21 का है। अब मोटे मोटे तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये संविधान के जो है मेन पैरामीटर्स हैं, मेन पैरामीटर्स। अब मैंने जो जिक्र किया आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट का और कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट जो हुई उसमें जो मेन एम्फेसाइज जो जोर था वो था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू का मतलब है फेयर। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इस चीज से कि क्या हिंदुस्तान में जो संविधान लागू हुआ उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था या नहीं। ड्यू का मतलब जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर, जो तार्किक है, समझदारी भरा है और विवेकपूर्ण है। तो अगर मैं डेफिनेशन को आपके सामने दोबारा रखूं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब फेयर प्रोसेस, जस्ट प्रोसेस, रीजनेबल प्रोसेस, इसका जिक्र नहीं है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको माफी के साथ अर्ज करना चाह रहा हूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयर प्रोसेस ऑफ लॉ, रीजनेबल प्रोसेस ऑफ लॉ संविधान के अंदर नहीं दिया गया, मगर ये एक जगह आपको मिलेगा, एक जगह मिलेगा और वो होगा जजमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इस तरीके से था, मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं कि मेनका गांधी, उनको बाहर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं मिला। उसमें पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने
उल्टी सीधी जो भी ऑब्जेक्शन थे वो लागू किए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई इस खास परिवार की खास सदस्य के लिए आर्टिकल 21 का एनलार्जमेंट होना चाहिए, उसको और बड़ा करना चाहिए इसका दायरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 78 के अराउंड का ये जजमेंट है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल और फेयर। मगर आप एक चीज देखिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल, फेयर। ये होगा या नहीं होगा, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, मगर आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो मैं आपको माफी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं और एक सच्चाई बता रहा हूं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड फेयर, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। और इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट खगालने पड़ेंगे। और कोर्ट्स के अंदर जहां फेयर ट्रायल विद इन द पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वहां लागू हो सकता है, होता है या नहीं होता है, या लागू करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है, या जज को ये पता है या नहीं पता, या वकीलों को ये पता है नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा डायनामिक्स है, बहुत बड़ा डायनामिक्स है। मैं माफी के साथ आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि ये चीज आपको मेरी बड़ी अजीब लगेगी कि जज बनना थोड़ा हार्ड है, 1-2 साल की अच्छी मेहनत होती है तो आदमी जज बन जाता है, मगर वकील बनना बड़ा मुश्किल है और बड़ी मेहनत है वकील बनने में। क्योंकि ये खाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इवन मेनका गांधी हुआ जजमेंट, जिसमें ये वाली बात आई कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। ये कुछ वकीलों ने 1978 में इसकी व्याख्या करी कि साहब प्रोसीजर शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक व्यक्ति विशेष के लिए कर दिया। उसके बाद बहुत सारे जजमेंट आए। अब मैं आपको जो एक बात कहना चाहता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको और मेरे को पता हो भी जाए, और अगर ये मालूम भी हो कि सुप्रीम कोर्ट के फलाने फलाने जजमेंट हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर, तो जज इस चीज को मानेगा या नहीं मानेगा। नंबर 2, जज जो है वो एक स्टैंड लेता है। स्टैंड एक बुक है, जज टेक्स ए स्टैंड। मैंने जैसे आपको बताया कि जो आर्टिकल 21, 19 और 14 जो ट्रिमवायरेट, त्रिमूर्ति है, संविधान के त्रिमूर्ति, तो वो एक फंडामेंटल टेस्ट है कि आदमी को उसके हक मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी के जो हक हैं उनको उठाने की सफल कोशिश करी गई या नहीं करी गई। उसमें दोस्तों मैं आपको, आपका इशारा संविधान का एक आर्टिकल और है उसकी तरफ दूंगा, वो है आर्टिकल 375, 375। और ये कहता है आर्टिकल 375, कोर्ट्स, authorities and officers to continue in function subject to provision of the constitution। आर्टिकल 375 का डेफिनेशन है वो ये कहता है, कोर्ट्स, स्पेसिफिक लिखा हुआ है बिल्कुल,
ऑथोरिटीज में डिफाइंड नहीं, मतलब ऑल, सब ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स टू कंटिन्यू टू फंक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोर्ट से लेके ऑथोरिटी से लेके जो भी सिस्टम के अंदर विद्यमान है वो संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह पॉसिबल है कि साहब एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, प्रिजम्पशन, अनुमान है, अनुमान कि साहब इस सरकारी अधिकारी ने, इस पुलिस के अधिकारी ने, इस पुलिस के ऑफिसर ने जो भी आदमी के खिलाफ, मैं सिविल ट्रायल की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिमिनल ट्रायल की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल ट्रायल की, कि जो भी इसने चार्जशीट में जो भी एलिगेशंस, जो भी आरोप और आरोप के सपोर्ट में एविडेंस जो भी किया होगा वो संविधान के हिसाब से किया होगा। मगर दोस्तों अगर ऐसा ही है और इसको प्रिज्यूम कर लिया जाए और मान लिया जाए कि साहब जितनी भी अथॉरिटी हैं, जितनी भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो शायद जनता को, पब्लिक को, आम को, खास को, और खास तौर से जो शोषित वर्ग है, मैं उसको ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, शोषित वर्ग को, मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ है वो लोग, उनको न्याय बड़ा आसानी से मिल जाएगा अगर इस तरीके से हो, मगर इस तरीके से नहीं है। तो आप जिसे आईपीसी को देखेंगे, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी को देखेंगे, नाम सुना है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितनी भी डेफिनेशन है, जितनी भी डेफिनेशन, उनको जो कपड़े पहनाते हैं वो आपके तर्क पहनाते हैं, और तर्क आपके पास जब होंगे जब आपके पास समाज से पूरा का पूरा वास्ता होगा, समाज में जो होता है उसका अनुभव होगा, और आपने बहुत ही किताबें पढ़ी होंगी, बहुत ही किताबें पढ़ी होंगी, ये बगैर डिस्क्रिमिनेशन के, बगैर भेद के, भेदभाव किए हुए कि ये हिंदुस्तानी राइटर है या पाकिस्तानी राइटर है या अमेरिका का राइटर है या इंग्लैंड का राइटर है, क्योंकि जो बुक्स हैं ज्ञान आपको वहीं से मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फेयर ट्रायल का कंसेप्ट है ये कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, मगर हाँ आर्टिकल 21 में बहुत सारे जजमेंट हैं, उसमें ये डिफाइन किया है, वो आपको कोर्ट्स में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा। जब आर्टिकल 21 की आप कमेंट्री निकालेंगे उसमें जजमेंट भी बताऊंगा। अब मैं आपको, आपका ध्यान एक बहुत अजीब से जजमेंट की तरफ करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो भी लॉ होल्ड किया है वो पूरी कोर्ट्स, ऑल ओवर इंडिया की कोर्ट्स पे लागू होगा। दोस्तों आप कल्पना करो, कल्पना करो कि संविधान के अंदर फेयर ट्रायल का कंसेप्ट नहीं है, मगर आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मगर ये नहीं लिखा हुआ कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर, मगर कुछ जजमेंट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जिसको वकालत करने का शौक है और किसी भी पक्ष को न्याय दिलवाने का शौक है या जिम्मा है या बहैसियत, इस हैसियत के साथ कि वो वकालत के प्रोफेशन में है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वस्तु स्थिति समस्या की क्या है। मान लीजिए कि कोई चार्जशीट फाइल होती है किसी भी क्राइम में, बड़े क्राइम में आप मान लीजिएगा, तो जो चार्जशीट फाइल होगी वो एक पुलिस का वर्जन होगा, पुलिस का वर्जन, पुलिस का मतलब स्टेट का वर्जन। और मैं आपको
एक बड़ी अजीब चीज बताता हूं, एक राइटर का जिक्र करता हूं आपको, राइटर का जिक्र, जीबी शॉ, नोबेल लॉरिएट था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसने एक बुक लिखी, क्राइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और क्राइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट में है, जो है क्राइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी को इम्प्रिजन करने का, जेल भेजने का क्राइम। और इस बुक में जो चैप्टर है उसमें इसने लिखा हुआ था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, नोबेल पुरस्कार विजेता था, कि 6 महीने के लिए मजिस्ट्रेसी जो है उसको जेल में भेज देना चाहिए, तब उसको समझ में आएगा कि इम्प्रिजनमेंट, जेल क्या होती है। और उसकी उसने वजह दी कि इंग्लैंड में उस टाइम बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स थे, बड़े बड़े राजा या छोटे छोटे राजा, उसमें झगड़े बहुत कम हुआ करते थे, एडजस्टमेंट हुआ करते थे, एडजस्टमेंट हो जाया करते थे। मगर जो बिल्कुल आम लोग थे, बहुत छोटे छोटे, उनमें मुर्गी चोरी पे और किसी बात पे, जिसको मैं बताना नहीं चाहता, उस पर झगड़ेबाजी हुआ करती थी। तो ये आईपीसी जो थी ना, हम जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, और वहां का पीनल कोड जो था, ये आम आदमियों पे, जो मेहनत करने वाले थे, उन्हीं पे लागू होता था। और वहीं से ये हिंदुस्तान में आया। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये बोला, जॉर्ज बर्नार्ड शाह साहब ने, कि 6 महीने के लिए मैजिस्ट्रेसी को जेल में भेज देना चाहिए। उसको ये समझ में आएगा कि एक जेल के अंदर जो बंद होता है उसकी क्या हालत होती है। और ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं, ये फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये बिल्कुल क्लियर बोला कि खास फाइनेंशियल स्टेटस का, क्लास का जो समाज होता है, उनके जो इंटरेक्शन होते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई, मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी से संचालित होते हैं, वहां पर ये क्राइम होते हैं। बड़े बड़े लोगों में क्राइम नहीं होते, या बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मगर 6 महीने जेल भेज देना चाहिए, तब जेल समझ में आएगी। तो वहां से एक शब्द निकल के आता है, लिबर्टी। और लिबर्टी, आपको ये पता लगेगा कि आर्टिकल 21 की, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आर्टिकल 21, इसकी डेफिनेशन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी, जिंदगी और स्वतंत्रता। तो अब आप देखिएगा कि थॉट प्रोसेस, विचार जो दिमाग में है, जो जुबान में है, जो लिखे हुए हैं, उनकी जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है वो कितनी लंबी है। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, उससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो लिबर्टी और लिबर्टी से जुड़े हुए जितने भी आवश्यक, आदमी को जिंदा रखने के लिए, आदमी की जिंदगी को जिंदा रखने के लिए जो मेटेरियल कंडीशन है, उससे रिलेटेड है। तो फेयर ट्रायल के ऊपर मैं अब आता हूं, आपको एक जजमेंट बताता हूं। इसको मैं जजमेंट बोलूं या ऑर्डर बोलूं, ये आप खुद डिसाइड करना, क्योंकि मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, तो आपकी कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा हूं इस समय। तो एक जजमेंट है या ऑर्डर है, 1986 क्रिमिनल लॉ जर्नल 932 पैरा नंबर 11, 1986 CRLJ 932। और इसमें लिखा हुआ है कि इन ए ट्रायल द होल सिस्टम इज ऑन ट्रायल, एंड along with that all the wings of state, judicial wing,
एग्जीक्यूटिव विंग, प्रोसिक्यूशन विंग, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जज भी, मतलब इन ए ट्रायल द होल सिस्टम इज ऑन ट्रायल। दोस्तों, जब हाई कोर्ट का ये जजमेंट कहता है इन ए ट्रायल द होल सिस्टम इज ऑन ट्रायल, इसको आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि स्टेट ने जो, या स्टेट के पुलिस ऑफिसर ने जो ये वाली बात कही है ना कि इस आदमी के खिलाफ ये अपराध है, तो इसको या तो मान लिया जाए या फिर इसका टेस्ट किया जाए। और जो टेस्ट करना जो होता है उसको बोलते हैं ट्रायल, कि इसको इसके किसी अधिकार से वंचित तो नहीं किया। और जब ये सवाल आता है तो उसमें ये सवाल भी आ जाता है कि उसमें प्रक्रिया उचित, तर्कपूर्ण और त्रुटि रहित थी या नहीं, जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ बाय लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल, फेयर। अब यहाँ पे कुछ मोटे मोटे सवाल बचते हैं, मोटे मोटे सवाल। उसमें जो मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि जैसे आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत सारे एक्ट हैं। जब ये कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन, जब इनको लागू किया जाता है, उस समय वकील जो लोग हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस, ज्ञान और जो उन्होंने अर्जन किया है उसके आधार पे अपनी अपनी बातें रखते हैं, और तब एक जजमेंट आता है। और वो जो जजमेंट होता है उसमें एक पक्ष संतुष्ट होता है, वो कोई भी पक्ष हो सकता है, क्रिमिनल ट्रायल में पुलिस पक्ष, प्रोसिक्यूशन पक्ष, स्टेट पक्ष संतुष्ट हो सकता है। अगर एक्यूज जो है छूट जाता है तो एक्यूज पक्ष संतुष्ट होता है तो स्टेट अगेंस्ट में जाती है। मगर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये सुपीरियर कोर्ट ही डिसाइड करती है कि कानून की और कानून को लागू करने की वास्तविक पोजीशन, दशा, सच्चाई क्या है, और उसको बोलते हैं कि हेल्ड। ये कानून अवधारित हुआ, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की व्यवस्था की गई। दोस्तों, एक चीज और बताऊंगा कि आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो आपको वकील साहब और जज साहब, इनके कोर्ट अलग लगेंगे, एक तरह के कोर्ट होंगे। मगर जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो जजेस के कोर्ट वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके कोर्ट अलग होते हैं। और कुछ सीनियर लॉयर होते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह का कोट पहनते हैं उस तरह का कोट पहनते हैं, उसको बोलते हैं सीनियर लॉयर। अब आपका ध्यान में एक चीज की तरफ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि व्हाट इज हेल्ड, प्रिंसिपल क्या लेट डाउन हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 141, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या कर दी, कानून वो है। अब कोर्ट में ये लागू होगा या नहीं होगा, सवाल वो है कैसे लागू होगा। तो दो सवाल होते हैं, या तो जज को ये मालूम हो, नंबर एक, और जज उसको लागू करे, और नंबर 3 ये है कि वकील को भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्टेट के अगेंस्ट में जाएंगे तो आपको एक सच्चाई जानकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि जजेस जो हैं कोर्ट में वो भी स्टेट के पार्ट हैं। जैसे मैंने बोला 1986 CRLJ 932 इन ए ट्रायल
The whole system is on trial. All the wings of state are on trial. Prosecution, investigation and judge is also on trial. तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि एक जो वकील है, वकील इंडिविजुअल प्राइवेट जैसे आप जब होंगे या मैं हूं, ये मेरा भी ट्रायल है, और मैं अगर करता हूं या आप करते हैं किसी ट्रायल को, तो हम लोगों का, आप लोगों का अनुभव बहुत ही विशाल होना चाहिए। और दोस्तों, वो खाली किताबें पढ़ने से, कानून की किताबें पढ़ने से, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और नंबर 2, हमने किसी भी केस के अंदर उसको कितने अच्छी तरीके से समझा और कितने सवाल अपने आप से किए, अपने आप से, कि क्या ये सही है, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर राजीव साहब ने बोला कि नेचुरल जस्टिस का मतलब ये हुआ, अगर आप प्रैक्टिकली पूछें तो आप अगर ट्रायल के अंदर हैं या ट्रायल समझ रहे हैं, तो आपको ये सवाल कोर्ट से या गवाह से ये पूछने पड़ेंगे कि क्या ये काम किया, क्या ये काम किया, क्या फलानी चीज करी, क्या फलानी चीज करी। और ये तमाम चीजें जो हैं, आपकी क्वेश्चनिंग पावर, समझदारी की पावर, जो अनुभव से और पढ़ने से, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसी से आपको मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, अब आपका मैं ध्यान एक सुप्रीम कोर्ट के लॉ की तरफ लेके जाऊंगा, लॉ की तरफ। लिली थॉमस 2000 सन 2000 वॉल्यूम 6 SCC 224 52 पैरा, उसमें लिखा हुआ है कि लॉ हैज टू बैंड बिफोर जस्टिस। लॉ हैज टू बैंड बिफोर जस्टिस का अगर मैं अनुवाद करूं तो उसका मतलब है कानून को न्याय के आगे झुकना पड़ेगा। ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आर्टिकल 21 की डेफिनेशन से, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट जो मैंने आपको बताया कि लॉ हैज टू बैंड, लॉ को झुकना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा बिफोर जस्टिस, तो ये आपको एक बड़ी अजीब चीज लगेगी, मगर ये सच्चाई है कि व्हाट फॉर, किस लिए कोर्ट है, कोर्ट की व्यवस्था किस लिए है, कानून की व्यवस्था किस लिए है। और दोस्तों, मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जस्टिस जो है, न्याय की परिकल्पना ही एकमात्र पूरे दुनिया के जितने भी हिस्ट्री है इसको चला रही है। अलग अलग तरीके से इसके लिए आंदोलन है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग मटेरियल कंडीशन है, सामाजिक अवस्था है, अलग अलग डिमांड है, और हर चीज का जो वो है जस्टिस के ऊपर टिका हुआ है। और इसके बारे में फिर सुप्रीम कोर्ट का एक इसी जजमेंट में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 वॉल्यूम 6, इसमें है रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस। मतलब रूल ऑफ प्रोसीजर, कानून के और प्रक्रिया के जितने भी नियम हैं उनको न्याय के लिए बनाया गया है। मतलब अगर कानूनी प्रक्रिया से न्याय नहीं दिया जा सकता, करना कुछ भी पड़े, तो फिर वो कानून की प्रक्रिया बेकार है, अगर इससे जस्टिस नहीं हो पाता। दोस्तों, ये भी अवधारणा जो है आर्टिकल 21 की एक्सटेंशन है, जिसको हेल्ड किया, मतलब ये कानून प्रतिपादित किया, इट वाज हेल्ड। दोस्तों, अब सवाल आता है, मैं दोबारा बताता हूं आपको,
व्हाट इज नेकेड ट्रुथ? नेकेड ट्रुथ, नंगी सच्चाई, वास्तविकता क्या है? इससे पहले मैं आपको बोलूं, एक कथन सुनाऊंगा। क्रिमिनल, हाँ, criminal justice is very peculiar thing, but criminal justice delivery system is in doldrum. There has to be an honest investigation uninfluenced by any political or other purpose. मैं इसको दोबारा बोलता हूं, criminal justice delivery system is in doldrum. There has to be an honest investigation uninfluenced by any political or other pressure. मतलब कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, न्याय देने की जो प्रक्रिया है, उसका जो सिस्टम है, वो बहुत झंझावातों में फंसा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी राजनीतिक या कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। और ये नौबत कहां से आई? ये नौबत तभी आई होगी जब जो वकील साहब स्वर्ण सिंह साहब के लिए लड़ रहे होंगे, तब ये केस जो होगा कोई नीचे की अदालत से लेके ऊपर की अदालत तक गया होगा, छन छन के, और तब वकील साहब ने जो स्वर्ण सिंह के होंगे, उन्होंने कहा होगा सर न्याय तो हुआ ही नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, इसमें ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और इसकी वजह से ये फेयर नहीं है ना, ये फेयर ट्रायल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अवधारणा रखी, ये कानून प्रतिपादित किया कि क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज इन डोल्ड्रम, देयर हैज टू बी एन ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन अनइन्फ्लुएंस्ड, मतलब विदाउट इन्फ्लुएंस बाय एनी पॉलिटिकल और अदर प्रेशर। दोस्तों, अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि मामला है क्या, कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फेयर ट्रायल है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस ने, जो कि स्टेट का एक ऑर्गन है, उसने अगर किसी मुलजिम को बंद किया हो किसी अपराध में तो उसने इन्वेस्टिगेशन किया ही हो। इसके जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि मैंने कभी एक ट्रायल था फूलन देवी का किया था, अनफॉर्चुनेटली वो मैंने किया था लास्ट के 3 साल में। मैं बताऊंगा आपको कि आप उससे एक बार में ही समझ जाएंगे। इस समय मैं एक जजमेंट के ऊपर आता हूं कि द कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट अबव द लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट अबव द लॉ। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2000 का जजमेंट है, 10 वॉल्यूम है, SCC 664 पैरा नंबर 233। आप चाहें तो मैं दोबारा बोल देता हूं, द कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट अबव द लॉ। नर्मदा बचाओ आंदोलन केस का नाम है, सन 2000 ब्रैकेट में 10 SCC 664/233। तो दोस्तों, द कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट अबव द लॉ, ये मैंने आपको बताया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में कहा कि नोबडी इज अबव द लॉ, हाउसोएवर यू मे बी हाई, लॉ इज अबव यू, लॉ इज अबव यू। मतलब कोर्ट भी कानून से ऊपर नहीं है। आप कितने भी महान हो सकते हैं मगर कानून से छोटे हैं या कानून आपसे बड़ा है। दोस्तों, वहां एक सवाल आएगा और ये सवाल आप अपने आप से करेंगे, क्योंकि जब तक आप सवाल जवाब पूछना नहीं जानते तब तक आप न्याय की परिकल्पनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समाज के सामने नहीं ला सकते। अब ये जो मैंने बोला द कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट अबव द लॉ, तो सबसे बड़ा लॉ क्या है? और सबसे बड़ा लॉ वो है कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इसका मतलब यह हुआ कि ना तो कोर्ट, न वो आदमी जिसने संविधान की कसम ली है वो संविधान से बड़ा है। और इसको मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि फेयर ट्रायल का मतलब है फेयर ट्रायल विद इन पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो संविधान की व्यवस्था है, जैसे आर्टिकल 375 का मैंने बोला कि साहब आर्टिकल 375 ये कहता है कि कोर्ट्स, ऑल ऑफिसर्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, they are bound by the constitution, they have to follow the constitution। तो अब सवाल ये है कि ये सवाल आप अपने आप से करिए कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मर्डर का केस हुआ, चोरी का केस हुआ, डकैती का केस हुआ, जो भी केस हुआ, उसके ऊपर प्रेशर है, उसने कुछ लोगों को पकड़ा और मुलजिम बनाया। व्यवस्था है कि साहब उसको या तो सरकार वकील देगी और या वो एक अपना वकील करेगा। अब फेयर ट्रायल कैसे होगा? अब फेयर ट्रायल तो दोस्तों तभी होगा ना जब आप लोगों को या मेरे जैसे वकीलों को ये पता हो कि साहब अभी बहुत सारी चीजें पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड पे नहीं लाए या छुपाई गई, और जब छुपाई गई तो उसके पीछे एक मकसद था, और मकसद ये था कि आज तक की व्यवस्था ऐसी है कि जितने भी केस फाइल हुए हैं पुलिस के द्वारा, 100-150 साल की मान लीजिए आप, अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो ये मामला तो अलग हो गया कि जजमेंट क्या था, और ये मामला भी अलग हो गया कि हाई कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। मगर ये चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो किसी मुलजिम का जो वकील था उसने क्या बोला और किस किस चीज को रिकॉर्ड पे लेके आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेयर ट्रायल है वो खाली वकील ही उसको फेस कर सकता है। दोस्तों एक जजमेंट की तरफ इशारा करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1987 सुप्रीम कोर्ट 1550 ड्यूटी ऑफ लॉयर, और उसमें है कि फॉर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट काउंसिल कैन आस्क एनी क्वेश्चन, रेज ऑल पॉइंट एंड हाउएवर डिस्ट्रेसफुल दोज मे बी। मतलब अपने क्लाइंट के फायदे के लिए, जो कि वैधानिक फायदा है, उसके लिए वकील को बहुत सारे अधिकार हैं। वो हर टॉपिक को उठा सकता है, हर क्वेश्चन को उठा सकता है, चाहे वो कड़वा हो, डिस्ट्रेसफुल मतलब स्वाद रहित हो, डिस्ट्रेसफुल, ये उसमें है लिखा हुआ है 1987 सुप्रीम कोर्ट 1550 पैरा नंबर 11। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर फेयर ट्रायल करना है और फेयर ट्रायल होना है तो आप ये कल्पना मत करिए और ये उम्मीद भी मत करिए कि साहब ये फेयर ट्रायल आपको दे देंगे, आपके क्लाइंट को दे देंगे, या पुलिस फेयर ट्रायल करेगी या प्रोसिक्यूशन फेयर ट्रायल करेगी। जैसा मैंने आपको बताया ना 1986 CRLA 932 पैरा 11 कि the whole system is on trial, along with that all wings are on trial and along with this is presiding officer, मतलब जज भी ट्रायल पे है। और दोस्तों फेयर ट्रायल मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि विद इन द पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये अवधारणाएं तो मिल जाएंगी कि आर्टिकल 21 में फलाने फलाने सन में इतने जजमेंट हुए। मगर दोस्तों अगर
आपको और मेरे को नहीं मालूम होगा तो मैं और आप जज से कैसे कहेंगे साहब? और फिर किन सवालों के आधार पर कहेंगे कि साहब ये नहीं हुआ, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था, ये नहीं हुआ, ऐसा होना था, ये नहीं किया? तो इसका मतलब है कि एक वकील साहब जो हैं, वकील साहब, उनका विजुअलाइजेशन, सोचने की शक्ति और सच्चाई की तह में घुसने की शक्ति बहुत ही विशाल होनी चाहिए। और जब तक ये विशाल नहीं होगी और बहुत विशाल नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है, और खास तौर से फेयर ट्रायल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 21, ठीक है, उसकी डेफिनेशन वही है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि कुछ केस हुए होंगे, बहुत सारे केस हुए होंगे जिसमें ये अवधारणा होगी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कि आर्टिकल 21 के हिसाब से फेयर ट्रायल होना चाहिए, मगर वो लक होगा और उन वकील साहब की वजह से होगा लक, या जज साहब थोड़े समझदार होंगे, मगर ये गारंटी नहीं है। और उसका मैं एक तर्क दे रहा हूं कि जो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस ये कॉमनली अवेलेबल नहीं है। मगर हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि साहब हर पब्लिक में कॉमन सेंस होगा, तो ये जरूरी नहीं है। और कहते हैं ना पॉइंट ऑफ लॉ, दे आर सर्टेन पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट है जो बगैर लॉ के हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको इतना समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। और एक चीज ये है कि अगर आपको अपने आप से सवाल करने नहीं आते होंगे तब तक, जब तक आप और दूसरे से सवाल नहीं कर सकते। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14, ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है और वो कितनी गहरी है, उसके तर्क कितने गहरे हैं, उस पर टिका हुआ है। आखिर में एक बात कहूंगा मैं आपको, फूलन देवी के ट्रायल के बारे में बताता हूं आपको। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, फूलन देवी के ट्रायल में, फूलन देवी एक ऑनरेबल एमपी थी, उनका मर्डर हुआ, कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उसमें चार्जशीट फाइल हुई, 8-9 लोग जो हैं उनको जो है मुलजिम बनाया गया। वो केस जो है आखिरी 3 साल में मेरे पास आया, उसमें एक चार्जशीट थी 1-1.5 पेजेस की। उस चार्जशीट में ये था कि जो मारने वाले जो थे वो बताए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, इसने गोली चलाई। और फूलन देवी जो थी सांसद, उनकी मौत हो गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। इस तरह की एक चार्जशीट बनाई गई और चार्जशीट कॉमन थी, जनरल। जब ये मेरे पास आया केस तो मैंने इसकी बहुत गहराई से जांच करी। भाई एमपी एक मरा है, गोली से मरा है, और जाहिर है बदमाशों की गोली से मरा है। ये लोग मुलजिम हैं जो पुलिस ने बना दिए हैं। तब मेरे साथ जो मैंने आपको जजमेंट की बात करी, बहुत सारे अभी जो जजमेंट बताए, तो ये चीज है। तो ये माजरा है क्या? तो मेरे हाथ पार्लियामेंट की बहस मिली। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी साहब ने बोला कि साहब फूलन देवी हमारी बहुत अच्छी सांसद थी, गरीबों के लिए लड़ती थी, और एफआईआर के हिसाब से 3 मास्क पहने हुए लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई और उनको उनका वो जो है हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया। मेन पॉइंट क्या निकल के आया कि एफआईआर के हिसाब से जो पार्लियामेंट की रिटन बहस जो थी कि 3 मास्क पहने हुए लोगों ने उसका मर्डर किया। दोस्तों, वो चार्जशीट में नहीं था। अब आप फ्रॉड देखिएगा, फ्रॉड।
in the court by the police, दिल्ली पुलिस। ये जो चार्जशीट थी उसमें मास्क गायब कर दिए। अब सवाल क्या आया, जब चार्जशीट जब कोर्ट के अंदर आ गई है तो मास्क कैसे गायब हुए? तो मैंने जज साहब से एक 91 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन दी कि साहब ये पार्लियामेंट की बहस है, ये जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस के स्टेटमेंट के बेस पे है, होम मिनिस्टर ने बोला है, और ये फलाने बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने बोला है कि 3 मास्क पहने हुए थे और चार्जशीट में ये गायब है। तो सर ये बहस को, ये जो है इसको मंगवा लीजिए और होम मिनिस्टर साहब को मंगवा लीजिए, और ये आपकी एफआईआर फर्जी है और इसके ऊपर जो चार्जशीट है वो फर्जी है, और जो मानने वाले थे मास्क पहने हुए थे। तो मेरे को जज साहब बोलते हैं, एक जज साहब थे, मैं नाम नहीं बता रहा, तो वो बोलते हैं कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पुलिस ने फ्रॉड किया है? तो मेरे को बहुत कड़वा आर्गुमेंट करना पड़ा, जैसे मैंने आपको जजमेंट बोला ना, 1987 एस सुप्रीम कोर्ट, AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1550, फॉर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट a counsel can ask every question, raise all issue however distasteful, न्याय के और कानून के हित में और अपने क्लाइंट के हित में जो भी उचित हो, कड़वा से कड़वा हो वकील बोल सकता है। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, पार्लियामेंट में भी गधे नहीं बैठते, मैं सबरे अकलमंद पुलिस स्टेशन में नहीं बैठते और कोर्ट में नहीं बैठते, और ये रहा जजमेंट हाउएवर डिस्ट्रेसफुल। मैंने साहब अडवाणी साहब को बुलवा लीजिए, उस टाइम के कमिश्नर पुलिस को बुलवा लीजिए, और फिर लास्ट में ऐसा होता है कि कमिश्नर पुलिस को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि आपने इस तरह का जो स्टेटमेंट जो है वो रिटन वो अडवाणी साहब के पास भेजा था मिनिस्ट्री होम ऑफ के थ्रू? बोले हाँ जी बिल्कुल भेजा था, यही भेजा था। तो ये वाली बात सही है ना, मास्क पहने हुए थे इसमें लिखा हुआ है? बोले हाँ, और यही आपका स्टेटमेंट है। तो दोस्तों फेयर ट्रायल की बात आई ना, वो मुलजिम थे, सेशन कोर्ट ने बरी किए, फूलन देवी जैसे एक सांसद जिसका मर्डर हुआ, तो पुलिस ऐसा कर सकती है कि जो लॉ मेकर है जिसका मर्डर हुआ है उसके केस में जो चार्जशीट है, अब क्या वजह थी कि पुलिस ने चार्जशीट फर्जी बनाई, या उसमें से कुछ सच्चाई कम कर दी, या फिर ऐसे लोग जिनका कोई संबंध नहीं था उनको प्लांट कर दिया, उनको इम्प्लीट कर दिया। तो दोस्तों ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये पूरा का पूरा ये आपके तर्क, आप कितनी गहराई में जा सकते हैं तथ्यों की, उसके ऊपर आधारित है। आखिर में एक बात कहूंगा मैं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो कुछ है वो संविधान में दिया हुआ है। दोस्तों संविधान में डेफिनेशन है, और जो कोर्ट के सामने आया है कि खाने का अधिकार, खुली हवा का अधिकार, दवा का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, दोस्तों ये सब के सब किताबों पे हैं, सब किताबों पे हैं। इनको लागू करवाने के लिए एक जुझारू वकील की जरूरत होगी। तो इसमें 2 चीजें जरूरी हैं कि गहरी पढ़ाई और बेहतरीन अनुभव। दोस्तों इसके बगैर अगर आप फेयर ट्रायल की भी बात करें तो फेयर ट्रायल जो है पॉसिबल नहीं है। और फेयर ट्रायल के लिए आप इतना समझ लें कि आपको जजमेंट मिलेंगे कि जमुना चौधरी का जैसे एक जजमेंट है कि जमुना चौधरी कहता है कि साहब, जमुना चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1971 का है जजमेंट, कभी मौका मिलेगा तो ये जजमेंट के ऊपर मैं अलग से मैं बताऊंगा कि साहब इट इज ड्यूटी ऑफ द आईओ टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द अनवार्निश्ड ट्रुथ। मतलब ये आईओ की जिम्मेदारी है
कि जो बिल्कुल साफ सुथरी सच्चाई है वो कोर्ट के सामने सामने लेके आए। अब सवाल सबसे बड़ा आया ना कि साहब एक ट्रायल में जो फेयर होना चाहिए, वहां अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब फेयर ट्रायल के लिए आईओ की ये जिम्मेदारी है कि सफेद झूठ को सामने रख के और सफेद सच को सामने रख के, अनवार्निश ट्रुथ, अनवार्निश मतलब जो ट्रुथ नहीं है और जो अनवार्निश है मतलब जो जिसमें कोई लीप अप होती नहीं है, वो सच्चाई सामने रख के। अब दोस्तों आखिरी एक कहानी सुनाऊंगा आपको, नेकेड ट्रुथ। उसके बाद मेरा और आपका ये जो सिलसिला है ये खत्म होगा। नेकेड ट्रुथ, सच्चाई और झूठ। और ये रोमन एक कहावत है, रोमन कहावत। सच्चाई और झूठ दोनों दोस्त है। दोनों ने कहा बहुत अच्छा मौसम है, चलो आज नहाते हैं। बोले ठीक है। दोनों एक कुएं के पास गए और सच्चाई ने और झूठ ने दोनों ने कपड़े उतारे। दुर्भाग्य ये हुआ कि जो सच्चाई थी वो पहले कुएं में कूद गई और मतलब कुएं का मतलब ये है कि उसमें पानी था मगर बहुत गहरा कुआं नहीं था, नहाने लायक था जिसमें नहा सकते थे। तो सच्चाई पहले अपने कपड़े उतार के कुएं में नहाने के लिए कूद गई। तो जो बुराई थी ना, बुराई ने सच्चाई के कपड़े उठाए और गायब हो गई। अब जो सच्चाई जब उसने आवाज लगाई और बाहर निकल के आई तो सच्चाई जो थी नंगी थी। सच्चाई थी नंगी, इसको बोलते हैं नेकेड ट्रुथ। और नेकेड ट्रुथ को सोसाइटी ने आज तक पसंद नहीं किया। जो नेकेड ट्रुथ है वो ना सामने लेके आई जाती। सिस्टम जो है वो सच्चाई को रखता नहीं है। सिस्टम के चलाने वाले वो अपना फायदा देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक जजमेंट बताया था 1986 CRLJ क्रिमिनल लॉ जर्नल 932 पैरा नंबर 11 इन ए ट्रायल द होल सिस्टम इज ऑन ट्रायल। इस जजमेंट को आप देखना, इसको रिपीट कर देता हूं 1986 CRLJ 932। इस पूरे जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि फेयर ट्रायल जो है वो तब तक पॉसिबल नहीं है संविधान के अंदर भी जब तक आप किसी भी ट्रायल को फेयर नहीं बनाते। और फेयर ट्रायल को आप फेयर और या फिर किसी ट्रायल को आप फेयर तब बनाएंगे जब आप बहुत अच्छी जानकारियों के साथ, अपने बहुत बड़े बड़े अनुभव के साथ एक तह में घुसते हैं केस की। अब आखिर में आपको एक बहुत बड़े अमेरिकन वकील क्लेरेंस डेरो की एक कहावत बताऊंगा और उसके हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि नाम था उसका क्लेरेंस डेरो। और उसने बोला है कि देयर इज नथिंग इन द नेम ऑफ जस्टिस इन कोर्ट और आउट ऑफ द कोर्ट। जस्टिस नाम की चीज कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग इन द नेम ऑफ जस्टिस। नाम बताया मैंने क्लेरेंस डेरो। जस्टिस इज नॉट व्हाट, जस्टिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट। मतलब न्याय वो नहीं है जो कोर्ट के अंदर होता है, न्याय वो है जो कोर्ट से बाहर जाता है। जस्टिस इज नॉट दैट विच हैपेंस इन द कोर्ट, जस्टिस इज दैट विच गोस आउट ऑफ द कोर्ट। क्लेरेंस डेरो ने बोला कि एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड remains, there shall be wrong. If nobody rebelled, the wrongs will last forever. क्लेरेंस डेरो एक वकील साहब थे। उनका कहना था कि दुनिया जब तक चलेगी तब तक गलतियां होंगी, लोग गलतियां करेंगे, मगर अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई तो गलतियां हमेशा रिकॉर्ड पे रहेंगी, उनको हटाया नहीं जा सकेगा। तो इन तमाम चीजों का संबंध जो है फेयर ट्रायल से है। दोस्तों मैं अपनी बात आपको ये कह के खत्म करता हूं। बेस्ट
of everything to all of you. I think that you would have liked or not, but in my view कि ये जो सब्जेक्ट था इतना छोटा नहीं था कि इसको एक सिंगल सिटिंग में खत्म किया जा सके। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, हम लोग अपने कैद हैं। कभी मौका मिला तो आपको इसके कानून की विधाएं जो हैं, जो फेयर ट्रायल से रिलेटेड जो जजमेंट हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, एक नोशन है लॉ इन बुक एंड लॉ इन एक्शन, दोनों डिफरेंट हैं। अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज साफ आ रही थी डॉक्टर साहब? हाँ सर, ठीक आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बहुत सही आ रही है सर। थैंक यू सर। द होल सिस्टम इज ऑन ट्रायल। हमारे आज के Yes. मुख्य अतिथि ने जो अपना कंक्लूजन दिया वो ये दिया, फेयर ट्रायल के ऊपर उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये बताया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 का रेफरेंस देते हुए बताया। और जितना मुझे समझ आया तो वो ये बात समझ में आई कि आर्टिकल 21 में जो कहा गया है किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा विहित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। तो वहाँ जो एक शब्द आया है कि नो पर्सन शैल बी deprived from his personal or from his life and personal liberty without the procedure established by law। तो वहाँ जो शब्द एक आया है कि विदाउट द प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर में हमें इंटरप्रिटेट कर लेना चाहिए कि वो फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। उसको अलग से जो जूरिस्ट हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जज हो या और दूसरी एजेंसीज हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, तो उन्हें वो फेयर ऑटोमेटिकली उसमें जोड़ लेना चाहिए। जैसे कि सर ने कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडिंग फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो ये इंटरप्रिटेशन उसका निकल का आया। मैं अपनी तरफ से एक थोड़ी सी बात ये भी कहना चाहूंगा, जैसे सबने भी कहा कि जब कोई अपराध होता है तो जो विक्टिम पार्टी है उसके पास जो रेमेडीज है वो है FIR कराए, कंप्लेंट केस करे या 156 में जाए, और उसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। जो 3 मेजर पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन एक नींव की तरह है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस अदर मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, चाहे वो पुलिस हो, CBI हो या कोई भी हो, अगर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो फेयर ट्रायल कैसे होगा? अभी सर ने 3 केस बताए, जमुना लाल का केस बताया, स्वर्ण सिंह राम पंजाब राज्य बताया, फूलन देवी का बताया। तो वो तीनों में इन्वेस्टिगेशन ही फेयर नहीं थी। तो अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं थी तो फिर उसके बाद में फेयर ट्रायल कैसे होगा? तो कोई सी भी स्टेज हो, वो फेयर का एक इंटरप्रिटेशन होगा, उससे जुड़े हुए लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक मेरा और पर्सनल इसमें राय ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड एक फार्मूला है। अगर हम सब कुछ फेयर कर लेते हैं और टाइम पे जजमेंट नहीं देते तो सर मुझे लगता है कि वो भी फेयर ट्रायल नहीं होगा। अगर हम सब कुछ कर लेते हैं वेरी करेक्ट। और अगर हम उसको टाइम पे, जैसा आपने कहा कि जो निर्णय वो नहीं है या न्याय वो नहीं है जो कोर्ट में होता है, बल्कि न्याय वो जो कोर्ट के बाहर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सब कुछ फेयर भी कर लें और वो जब उसको जरूरत है न्याय की, वो जरूरत तक उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो न्याय नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि सर को भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वेबिनार में, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी वेबिनार अटेंड की और इतने धैर्य पूर्वक सुना। मैं सभी पार्टिसिपेंट को जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो हमारी वेबिनार सीरीज चल रही है, तो इसमें प्रत्येक शनिवार को हम वेबिनार रख रहे हैं। तो आप लोग अगली वेबिनार के लिए भी तैयार रहें, और अगली वेबिनार में भी हम CRPC से ये जुड़ा हुआ मुद्दा ले रहे हैं, और वो टॉपिक मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूँ। और वो टॉपिक है कि आफ्टर एन ऑफेंस रेमेडीज फॉर विक्टिम, कि जब एक अपराध होता है तो जो पीड़ित या पक्षकार है उसको क्या क्या रेमेडीज प्राप्त है। और उसमें भी हम एक क्रिमिनल फील्ड के जो एक बहुत मशहूर लॉयर हैं उनको बुलाएंगे। आप लोग अगले शनिवार भी हमारे साथ जुड़िए। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बातें पूछ रहे हैं पार्टिसिपेंट, तो जो लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट हैं
और जिन्होंने वेबिनार को सुना, तो उनका सर्टिफिकेट उनकी ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक जनरेट होगा, 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। और साथ में फीडबैक फार्म अभी इस बार हमने नहीं डाला था, तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि फीडबैक फार्म की हम इसमें इंक्लूड कर दें। और आप अगली बार हमारे साथ फिर वेबिनार में जुड़िए, कोई सजेशन हो तो आप लोग हमें दे सकते हैं। और मैं अब अपने जो रिसोर्स पर्सन बंकिम जी, उनको फिर एक बार हार्टी धन्यवाद कहूंगा। और मैं निश्चित तौर पे सर, जब कोरोना की समस्या हल हो जाएगी और सेशन चलेगा, कॉलेज चलेगा, तो हम आपको पर्सनली भी कॉलेज में बुलाएंगे और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन आप करें। आपने बच्चों डॉक्टर साहब, जी सर। डॉक्टर साहब, जी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये तो एक गागा मैनर में बात थी। जी ये जो मतलब एक तो पीड़ित पक्ष हुआ जी, और एक जिसने पीड़ा दी वो पक्ष वो हुआ, पक्ष जो सरकार ने रखा। एक बार इसमें 4-5 घंटे के 2-3 लंबे सेशन होने दीजिए, जी ठीक है ना। जी जी और उस समय में मतलब अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि अपनी जो है नोटबुक्स लेके आए खाली, है तब जी मैं आऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा उनको, एक एक चीज जी बताऊंगा। जी सर, हम आपको व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में बुलाएंगे जब हमारा ये जी सत्र शुरू हो जाएगा। और पूरा दिन आप पास रहेगा, बच्चे हम आपको सौंप देंगे। और इसी का ही नहीं, हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन होगा। तो मैं अपने अपने मैनेजमेंट प्रबंध तंत्र, अपने चेयरमैन श्री अमित गोयल जी, सेक्रेटरी श्री दीपक मित्तल जी और रजिस्ट्रार श्री धर्मेंद्र अग्रवाल जी की तरफ से, अपने विभाग की तरफ, शिक्षकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोबारा सर जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू। ओके सर।